धीरूभाई अंबानी होना सबसे आसान काम है। हां, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, 10,000 करोड़ बनाना, 20,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ बनाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। लेकिन एक बच्चे को बड़ा कर देना या दो बच्चे को बड़ा कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप फैक्ट्री चला सकते हैं, एक चला सकते हैं, 10 चला सकते हैं, 20, बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए बहुत मैनेजर आपको मिल जाएंगे, विशेषज्ञ मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे को बड़ा करने के लिए मैनेजर किराए पे नहीं मिलता, मिलता है तो वो बच्चों को बड़ा नहीं कर सकता। बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में जो भी रहेगा हिंसा ही करेगा, अहिंसक हो नहीं सकता। कफ जैसे ही बिगड़ता है तो हर तरह के नेगेटिव विचार और बुरे विचार शरीर में आएंगे। अब वो शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है, इसको रोकना है तो क्या करें? इसको रोकना है तो कफ कम करो, बिगड़ने मत दो। और कफ बिगड़े नहीं तो बागभट्ट जी कहते हैं इसकी सबसे अच्छी अचूक दवा है भरपूर नींद लेना, मुफ्त का इलाज है। बिगड़े हुए कफ को सुधारना है, कंट्रोल में। ये बड़ों के लिए भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि आगे आपको भी समझ में आएगा कि आपके शरीर में भी अगर कफ की स्थिति बिगड़ रही है तो भरपूर नींद लेना शुरू करिए, कफ अपने आप आपका कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि शरीर ही कर लेता है ये सब। बस ध्यान दीजिए। इसका मतलब यह है कि बच्चों को चिड़चिड़ेपन से बचाना, गुस्से से बचाना, नेगेटिविटी से बचाना, गलत रास्ते पे ना चले जाएं। अब गलत रास्ता आप सब समझते हैं, जैसे हमारे प्रदीप भाई कह रहे थे कि आजकल बच्चे भाग रहे हैं घर छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ। ये बिगड़े हुए कफ की अवस्था है, क्योंकि मैं तो ट्रीटमेंट भी करता हूं होम्योपैथी में। ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां इलाज के लिए मेरे पास आते हैं जो घर छोड़कर भागे हुए। क्यों भाग गए जी? पिताजी अच्छे नहीं लगते, माताजी अच्छी नहीं लगती, जिन माता पिता ने पैदा किया वो ही अच्छे नहीं लगते। कफ इतना खतरनाक है, आप जरा समझिए इस बात को। जो माता पिता ने जीवन के सारे कष्ट झेलकर उनको बड़ा कर दिया 14 साल का। क्योंकि मैं आपको एक विनम्र बात कहना चाहता हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन है, दुनिया में बच्चों को बड़ा करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम मानता हूं। धीरूभाई अंबानी होना सबसे आसान काम है। हां, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, 10,000 करोड़ बनाना, 20,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ बनाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। लेकिन एक बच्चे को बड़ा कर देना या दो बच्चे को बड़ा कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप फैक्ट्री चला सकते हैं, एक चला सकते हैं, 10 चला सकते हैं, 20, बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए बहुत मैनेजर आपको मिल जाएंगे, विशेषज्ञ मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे को बड़ा करने के लिए मैनेजर किराए पे नहीं मिलता, मिलता है तो वो बच्चों को बड़ा नहीं कर सकता। दुनिया में एक्सपेरिमेंट हुए हैं, परिवार के बाहर बच्चों को बड़ा करने के सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट यूरोप में हुए हैं। कॉन्वेंट है ना, कॉन्वेंट, ये बच्चों को बड़ा करने के ही केंद्र हैं। ऐसे बच्चों को जो परिवार से बिछड़े हैं, छूटे हुए, लावारिस बच्चे, कॉन्वेंट स्कूल सब फेल हो गए अमेरिका और यूरोप में। वो बच्चों को सिखा नहीं पाए जो सिखाना चाहिए, और ज्यादा कॉन्वेंट के बच्चे ही वहां मर्डर कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, जेब काट रहे हैं। तो बच्चे को बड़ा करना मैं मानता हूं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और आप जो भी अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, आप समझ लीजिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम आप कर रहे हैं। तो इसमें छोटी सी बात याद रखिए कि ये बच्चे ठीक से बड़े हों, कफ का बिगाड़ इनको कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है कि नींद उनको भरपूर लेने दीजिए। कई बार आप ऐसा मत करिए, बच्चों को कई बार ऐसा लगता है झपकी आ रही है, तो आप जबरदस्ती पढ़ने को मत बिठाइए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेज कुर्सी पे बैठते ही ऊंघने लगते हैं, तो उनसे कहिए कि देखो किताब बंद कर दो और जाके सो जाओ। वो 20-25 मिनट सो के आएंगे, पहले से ज्यादा फ्रेश होंगे, क्योंकि सो के उठते ही कफ का असर कम हो जाएगा। और कफ के असर में पढ़ाई नहीं होती, ये और बात एक जान लीजिए, कफ के असर में पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई अच्छी करनी है तो पित्त के असर में ही होती है। पित्त बढ़ना चाहिए, कफ कम होना चाहिए, तभी पढ़ाई अच्छी होगी। तो जब तक कफ बिगड़ा हुआ है, असर उसका भयंकर दुष्प्रभावी है। पढ़ने के लिए मत बोलिए उनको, कहिए सो जाओ। कफ बिगड़ा हुआ हो तो सबसे अच्छा उपाय है कहो सो जाओ। तो 20 मिनट सोएंगे, आधा घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे सो जाएं, फिर कहो अब उठने दो, अपने आप से उठने दो।
अब अपने आप से जब उठे तब उनका कफ पूरी तरह से शांत होगा, फिर जो भी पढ़ेंगे मगज में बैठेगा, दिमाग में बैठे। और एक छोटी सी बात, आप सवेरे सवेरे स्कूल जाने के लिए जो मार मार के उठाते हैं अपने बच्चों को, आप बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो, बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो। कारण क्या है वो समझ लीजिए वो ये, मैं ये कह रहा हूं कि आप करें जरूरी नहीं है, लेकिन समझ जरूर लीजिए ताकि आपको करते समय ध्यान में रहे कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत। बच्चों को मार मार के सवेरे जब आप उठाते हैं तो बहुत बड़ा अत्याचार उनके ऊपर होता है। वो क्या होता है, सुबह का समय कफ का समय है, दिन के हिसाब से सुबह का समय कफ का समय है। उस समय उनको सबसे गहरी नींद आएगी, वो प्रकृति का नियम है। और उसी समय मार पीट के आप उनको उठा के बाथरूम में करते, चल जल्दी से नहा, बस आ गई है, ऑटो रिक्शा आ गया है। अरे ये बस और ऑटो रिक्शा क्या करेंगे उसकी जिंदगी को, मैंने ही क्या कर लिया इतना सब पढ़ने के बाद, क्योंकि जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मेरी जिंदगी के कभी काम नहीं आया। काम तो वो आ रहा है जो मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा। स्कूल कॉलेज में मैंने बहुत पढ़ा है, x+y² = x² + 2xy+y², और पता नहीं कितनी कॉपियां रंग डाली, आज तक मेरी जिंदगी में काम नहीं आया x+y²। अब मेरे गणित के टीचर को मैं पूछता हूं, क्यों पढ़ाया मास्टर जी आपने मुझे, तो कहते हैं क्या करूं यार, काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया तो मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया धसान है। मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूं, कितने भी अच्छे स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाइए, उनकी जिंदगी का 90 से 95% बेकार ही जाने वाला है। अब उसके लिए आप उनको मार पीट के उठा रहे हैं जो कभी काम नहीं आएगा जिंदगी में, तो आप ये अत्याचार मत करिए। फिर आप कहेंगे जी स्कूल तो सुबह ही चलते हैं, तो स्कूल वालों को मिलकर समझाइए कि बच्चों के स्कूल का समय दोपहर को रखें। अब आप बोलेंगे जी वो कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, बच्चे तो आपके पढ़ रहे हैं ना, ये स्कूल के मास्टर जी के पढ़ रहे हैं, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, फीस आप दे रहे हैं। आप मिलकर कहेंगे तो स्कूल वालों को झक मार के सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल तो आपसे चल रहा है, आप स्कूल से नहीं चल रहे, स्कूल आपसे चल रहा है। आप लाखों रुपए उनको डोनेशन दे रहे हैं, करोड़ों रुपए फीस दे रहे हैं, तो उनको कहिए छोटे बच्चों के स्कूल कभी भी सवेरे नहीं होने चाहिए। 7 बजे से स्कूल चल रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। उनका स्कूल 11 बजे से 12 बजे से होना चाहिए। आप प्रयास करिए, सफलता मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो अपना अलग स्कूल ही खड़ा कर दीजिए। हां, क्या मुश्किल है आप जैसे लोगों के लिए, आप सब यहां बैठे हुए लोग हैं, कोई करोड़पति से कम नहीं है, क्या मुश्किल है, एक स्कूल ऐसा शुरू कर दो जो बच्चों को सुबह नहीं पढ़ाएगा। जी हम आयुर्वेद के हिसाब से चलेंगे, हम बागवट के हिसाब से चलेंगे, हमारा बच्चों का स्कूल दोपहर को ही शुरू होगा। तो आप कोशिश करिए, कोशिश करने से दुनिया में सब कुछ होता है। जब से मैंने ये बातें मेरे मित्रों से शेयर की, हमारे कार्यकर्ता बहुत हैं देश भर में, करीब 18,000, उनसे जब शेयर की तो उन्होंने कई कई जगह प्रयास किए, कुछ में सफलता भी मिली, स्कूल वाले मान गए, समझ गए, बागवट के सूत्र उनको समझाए तो वो मान गए। हाँ, बच्चों को, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाली भी टीचर है या टीचर है, उसके भी अपने बच्चे हैं, वो भी देख रही है, महसूस कर रही है कि सुबह तो सोने का ही उनका मन करता है, तो सुबह तो सोने के लिए ही है उनके लिए, क्योंकि सुबह कफ का असर होता है और बच्चे तो कफ के ही प्रभाव में हैं, तो डबल असर होगा, इसलिए सुबह उनको नींद अच्छी आएगी। सुबह नींद अच्छी आएगी तो उनको झकझोर के जगाइए मत। अब सुबह की नींद उनकी ठीक से आए, इसके लिए वो रात को जल्दी सोएं, तो 8 बजे तक सोने के लिए नियम डाल दीजिए। 8 बजे के बाद आपके घर का टीवी बंद हो जाए तो वो भी नहीं देखेंगे, आप देखेंगे तो वो भी देखेंगे। बच्चे तो जो आप करते हैं वैसे ही सीख लेते हैं। तो आप 8 बजे के बाद टीवी को बंद करने का नियम डाल दीजिए। बच्चों में आदत पड़ गई नींद आने की 8 बजे, तो वो सोएंगे, भरपूर नींद लेंगे, सुबह 6 बजे तक उठेंगे, बहुत अच्छे से उठेंगे। फिर आप चाहें तो उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं, उनके मन में न चिड़चिड़ापन होगा, न गुस्सा होगा, न कोई नेगेटिव थॉट होगा, क्योंकि नींद जीवन में उतनी ही बड़ी चीज है जितना भोजन। तो भरपूर नींद लीजिए या लेने दीजिए, क्योंकि वो कफ के असर में है। तो बच्चों की दिनचर्या में आप ये ध्यान रखिए कि 8 से 10 घंटे सोना कंपलसरी, एक बात। दूसरा,
बच्चे कफ के प्रभाव में है, ये मैं बार बार कहूंगा आपसे ताकि याद रहे। बच्चे कफ के प्रभाव में है और कफ का प्रभाव क्षेत्र जो है ना वो जान लीजिए, हृदय से ऊपर और मस्तिष्क का अंतिम बिंदु, ये कफ का क्षेत्र है। हृदय से ऊपर, यहां से ऊपर पूरा ये कफ का क्षेत्र है। हृदय से नीचे नाभि तक ये पित्त का क्षेत्र है और नाभि से नीचे पूरा ये वात का क्षेत्र है। तो बच्चे कफ के असर में हैं, तो ध्यान रखिए कि उनको जितने रोग होंगे वो यहां से ऊपर वाले ही होंगे बचपन के। नाक बहेगी, सर्दी होगी, जुकाम होगा, खांसी आएगी, ये सब इसी एरिया के रोग हैं। तो भागवत जी कहते हैं कि बच्चों को कफ के असर से बाहर लाते रहें, बिगड़े नहीं उनका कफ। तो इसके लिए बच्चों की मालिश, उन्होंने एक शब्द, बहुत सुंदर शब्द दिया, अभ्यंग मालिश। मालिश बहुत जरूरी है, बच्चों की मालिश बहुत ही जरूरी है। तेल मालिश, बच्चों की तेल मालिश बहुत जरूरी है। वैसे तो सब माताएं करती ही हैं, अनजाने में वो एक बड़ा काम कर रही। कफ को कम करने की जो दूसरी चीज बताई है भागवत ने, एक तो मैंने बताया नींद, जो कफ की विकृति को कंट्रोल में लाती है। दूसरी चीज जो कफ को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, वो है मालिश, घिसाई, रगड़ाई, ये कफ को कंट्रोल करती है। नींद के बाद हो गई मालिश। तो बच्चों की मालिश अत्यंत जरूरी है। तो सुबह जब वो सोकर उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त होकर आते हैं, तो उनकी मालिश होनी ही चाहिए। अब भागवत जी ने कहा है कि जो कफ के असर में है वो व्यायाम ना करे, वो प्राणायाम ना करे, योग आसन भी ना करे। ध्यान रखिए इस बात को। भागवत जी कहते हैं कि कफ के असर वाले व्यक्ति को ना तो व्यायाम, ना तो आसन, ना तो प्राणायाम, उसके लिए है मालिश, रगड़ाई चाहिए उसको शरीर के। ठीक है? तो मेरी आपको विनती है कि बच्चों को व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित मत करिए। कई बार माता पिता टीवी का चैनल खोल के वो रामदेव जी का चल रहा है, चल तू भी कर, उसके लिए नहीं है ये। व्यायाम, योग, प्राणायाम उनके लिए सबसे उपयोगी है जो पित्त के प्रभाव में है। वात के प्रभाव वालों को बहुत मामूली, पित्त वालों को सबसे ज्यादा, कफ वालों को बिल्कुल नहीं। योग, प्राणायाम, आसन कफ वालों को बिल्कुल नहीं, वात वालों को थोड़ा, पित्त वालों को सबसे ज्यादा। यह है सूत्र भागवत जी। तो बच्चों को मत प्रेरित करिए कि तुम आसन करो, कि तुम प्राणायाम करो, कि तुम ऐसी एक्सरसाइज करो। उनके लिए तो कफ के असर में है, तो ये एक्सरसाइज जितनी कम हो उतना अच्छा। मालिश करिए उनकी, भरपूर मालिश करिए। अब तीसरी बात, तीसरा सूत्र, बच्चों की मालिश कहां करें जी? पूरे शरीर में करें, पूरे शरीर में करिए। लेकिन भागवत जी कहते हैं कि कफ का असर कहां है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, छाती से लेके ऊपर तक। तो ये जो इतना हिस्सा है इसकी मालिश ज्यादा करिए ताकि कफ थोड़ा शांत रहे। तो सीधे से बात अब मैं समझाता हूं, बच्चों के सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए। सिर, ये ऊपर का हिस्सा, धीरे 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 तेल लगा के सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए। तो मालिश किससे करेंगे? तेल से। तेल जो है कफ नाशक है, तेल जो है ना कफ नाशक है। तो सिर की मालिश करेंगे, छोटे छोटे छिद्र हैं, तेल इससे अंदर जाएगा, कफ को सामान्य रखेगा। तो कफ के प्रभाव में बिगड़ेंगे नहीं बच्चे, माने गुस्सा नहीं करेंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे। तो बच्चों के सिर की मालिश बहुत जरूरी है, सिर की मालिश। दूसरा वो कहते हैं कि कफ का जो दूसरा बड़ा स्थान है, एक तो सिर हुआ, दूसरे है कान। ये कान है ना, ये कफ के स्थान है। तो बच्चों के कान की मालिश रोज होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कान की मालिश कैसे करें? बस तेल लगाइए, हाथ में ऐसे ऐसे घुमाइए, फिर उल्टा घुमा दीजिए, फिर ऐसे घुमा दीजिए, और थोड़ा तेल कान में डाल के रखिए उनको, क्योंकि कफ का स्थान है कान। तेल डालते ही कफ शांत होगा। तो हमारी पुराने जमाने की जो माताएं हैं वो रोज बच्चों को कान में तेल डालती थी, वो अनजाने में बहुत बड़ा वैज्ञानिक काम करती थी। देखा ना पुराने जमाने की माताओं को। आज के जमाने की माताएं तो कहती चिपचिपा है तेल, तेल चिपचिपा है तभी तेल है, नहीं तो उसमें कुछ है ही नहीं।
तो पुराने जमाने की माताएं बच्चों को बराबर कान में तेल डाल के रखती थी, तो बच्चों के कान में नियमित रूप से तेल डालिए। फिर आप बोलेंगे जी कौन सा तेल? तो इसमें भागवत जी सूत्र दे रहे हैं कि आप जहां रह रहे हैं उसके हिसाब का तेल। आप चेन्नई में रह रहे हैं, चेन्नई भारत के गर्म इलाकों में है, गर्म इलाकों में ठंडा तेल अच्छा, तो सबसे ठंडा तेल नारियल का तेल है। तो चेन्नई में रहने वालों को नारियल के तेल की मालिश, नारियल का तेल ही खाना। अब आप बिहार में जाएंगे और मैं वहां कर आकर आपको कहूंगा तो कहूंगा जी आप नारियल का तेल बिल्कुल मत खाओ, मालिश भी मत करो। मैं कहूंगा सरसों का तेल खाओ, उसी से मालिश करो। और जो आप और उधर चले गए हरियाणा पंजाब की तरफ, तो मैं ही आकर आपसे कहूंगा जी आप ये छोड़ो, आप तो जैतून का तेल इस्तेमाल करो या तिल का तेल इस्तेमाल, एरिया के हिसाब से। तो मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूं कि आप नारियल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं, उसको भोजन में भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की नियमित मालिश सिर की, कान की होती रहनी चाहिए। और तीसरी चीज, आंखें। आंखें जो है ना कफ का ही केंद्र है। सबसे बड़ा कफ का केंद्र सिर, दूसरे नंबर पे कान, तीसरी आंख। आंख कफ का केंद्र है और आंख के ज्यादा रोग 99% रोग कफ के रोग हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, आंख में आप बोलते हैं कि हमको कैटरेक्ट हो गया, ये कफ का रोग है। मोतियाबिंद हो गया, कफ का रोग है। ग्लूकोमा हो गया, कफ का रोग है। आंखें लाल हो रही हैं, कफ के प्रभाव। तो आंखों की विशेष देखभाल बच्चों की, ताकि चश्मा ना लगे, अब चश्मा ना चढ़े। अब आंखों में क्या करें जी? कफ को कंट्रोल करने, तेल नहीं डाल सकते आंखों में, क्योंकि तेल और आंखों का मेल नहीं है। आंखों में हमेशा एक फ्लूइड रहता है, तेल में डालें माने तेल उस फ्लूइड में गया तो गड़बड़ करता है। तो आंखों के लिए घी ठीक है, देशी गाय का घी। तो बच्चों को नियमित रूप से देशी गाय का घी आंखों में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देशी गाय का घी ये कफ को शांत करता है। लेकिन आप देशी गाय के घी को उपलब्ध नहीं कर पाते किसी कारण से, तो फिर भागवत जी कह रहे हैं कि कफ को शमन करने वाली एक और चीज है, वो है काजल। काजल माने कार्बन। कार्बन कफ को शांत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो बच्चों को नियमित रूप से आंखों में काजल होना ही चाहिए। भागवत जी ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, सौवीर अंजन, उसको कहें काजल, सौवीर अंजन, बहुत सुंदर शब्द है। और भागवत जी इतने दयालु और कृपालु हैं कि उसकी पूरी विधि भी लिख के गए कि बच्चों के लिए जो सौवीर अंजन बनाना है वो कैसे बनेगा। उसमें इस्तेमाल होता है गाय का दूध और दारू हल्दी। दारू हल्दी देखा? जारू हल्दी, एक हल्दी और एक दारू हल्दी। तो दारू हल्दी, गाय का दूध, गाय का घी, ऐसी 5-7 वस्तुओं से बनता है। पूरी विधि किताब में है, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। तो बच्चों को नियमित रूप से आंख में काजल, क्योंकि कफ को शांत करे, कान में तेल, सिर पर तेल की मालिश, ठीक है? ये 3 चीजें उनके लिए बहुत आवश्यक है। फिर आगे चलें तो खान पान उनका, कफ के प्रभाव में जो भी बच्चे हैं उनके खान पान में भागवत जी कहते हैं दूध सबसे आवश्यक। दूध, बिना दूध के बच्चों का जीवन नहीं, दूध तो उनके लिए सबसे आवश्यक। दूसरी कोई चीज उनके लिए आवश्यक है, वो है मक्खन। मक्खन, लोनी कहते हैं, मक्खन कहते हैं, लोनी। और फिर तीसरी चीज है घी, उसके बाद तेल, और उसके बाद जो भी आप साधारण चीजें खा रहे हो। गुड़ बच्चों को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कफ को संतुलित रखने में जो जो चीजें मदद कर रही हैं, घी है देशी गाय का, दूध है, दही है, मट्ठा है, मक्खन है, गुड़ है, ये सब कफ को संतुलित रखने वाली चीजें। तो ये बच्चों के भोजन में नियमित। अब गुड़ जो है ना कई फॉर्म में खा सकते हैं बच्चे। सीधे गुड़ खा सकते हैं, गुड़ की पट्टी खा सकते हैं, चिक्की जिसको आप कहते हैं, तिल में हो तो बहुत अच्छा, मूंगफली में है तो भी चलेगा, नहीं तो चने में खा सकते हैं। तो बच्चों के डेली डाइट में ये चीजें रहनी चाहिए, गुड़ रहना चाहिए, तिल रहना चाहिए, मूंगफली रहनी चाहिए। ये सब चीजें जिनको आप महसूस करते हैं ना भारी हैं, ये कफ को संतुलित रखने में मदद करते हैं। तो भारी चीजें बच्चों को नियमित रूप से दीजिए। एक ही चीज का निषेध है, एक ही चीज का निषेध बताया भागवत जी ने, पतला आटा। अब पतला आटा उन्होंने कहा है, पतला आटा माने बारीक आटा। इसको मैं थोड़ा आज के हिसाब से कहूं, क्योंकि आज वो चीज है भागवत के जमाने में नहीं थी। मैदा, मैदा ही निषिद्ध है बच्चों को, बस मैदे की चीज नहीं। अब मैदे की चीज नहीं,
क्यों? क्योंकि ये कफ को बिगाड़ने वाली चीज है मैदा। बाकी चीजें कफ को संतुलित रखती हैं, मैदे की चीजें कफ को बिगाड़ेंगी। तो बच्चों को मैदे की मठरी मत दें। अब आप बोलेंगे जी मठरी मांगे तो आटे की बना के दें, मैदे की ना दें। अब मैदे का बना हुआ समोसा ना दें, तो समोसा मांगेंगे तो आटे का समोसा दें। मैदे की कचौरी ना दें, कचौरी मांगेंगे तो आटे की दें। मैदा छोड़कर बाकी चीजों के बारे में भागवत जी कहते हैं कि बच्चे आसानी से प्रभाव कफ में उसको भी पाचन कर सकते हैं। अब मालिश हो गई, भोजन हुआ, फिर नहाने के लिए कहा है, तो मालिश पहले, स्नान बाद में। हमेशा स्नान के बाद मालिश करने को मना किया है, स्नान बाद में, मालिश पहले। तो अच्छे से मालिश करिए। आप बोलेंगे जी कितनी देर मालिश करें? तो इसके लिए बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। बच्चों की मालिश करते समय जब उनकी बगल में पसीना आ जाए तो मालिश रोक दें। घड़ी के हिसाब से नहीं बताया उन्होंने कि 10 घंटे करें कि 20 घंटे, 40 मिनट, या समय उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि हर बच्चे के लिए वो अलग होगा। तो उन्होंने इतनी सुंदर ऑब्जर्वेशन दिया कि जब आप मालिश कर रहे हैं, बच्चे की बगल में पसीना आ गया तो मालिश बंद करें, बगल में पसीना आते ही। और वो ये कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको बगल का पसीना जल्दी ना आए, तो हो सकता है उनके माथे पे पसीना आ जाए, तो मालिश रोक दें। ठीक है? तो मालिश के बाद स्नान। स्नान के लिए भागवत जी कहते हैं कि जो भी चीजें कफ को कम करती हैं वही चीजें स्नान में उपयोग करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आधुनिक बात, भागवत जी ने तो नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि कफ को कम करें वही चीजें स्नान में उपयोग करें। तो कफ को कम करने वाली सबसे बेहतरीन चीज आपके घर में है चने का आटा। दूसरी बेहतरीन चीज है ये जो हमारे देश में संभव है, पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं, चंदन की लकड़ी का पाउडर। भागवत जी ने कहा है कि ये बहुत कफ को कंट्रोल रखता है। तो चंदन की लकड़ी का पाउडर माने चंदन पाउडर, चने का आटा, और मोटा आटा कोई भी, गेहूं का हो, चने का हो, दाल का हो, मोटा आटा। फिर कहते हैं मसूर की दाल का आटा, फिर वो कहते हैं मूंग की दाल का आटा। ये सब कफ को कम करने वाली चीज है। तो कहते हैं बच्चों का स्नान इन्हीं से कराएं ताकि कफ कम रहे। मतलब सी बात है, साबुन ना लगाएं, क्योंकि ये जो साबुन है ना, ये केमिकल है। केमिकल माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड माने कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा तो कफ को भड़काने वाली चीज है, इसलिए बच्चों को साबुन गलती से भी ना लगाएं। उनको चने के आटे से नहलाएं, मुल्तानी मिट्टी से नहलाएं, चंदन पाउडर से नहलाएं, क्योंकि कफ को कम करने वाली ये सब चीजें हैं। इन चीजों से ही स्नान कराएं। उपटन बना के रखें घर में, उपटन से स्नान कराएं। बच्चों को साबुन गलती से भी नहीं। और साबुन जो गलती से आप लगा रहे हैं और आंख में गया तो सर्वनाश कर सकता है आंख का, क्योंकि आंख कफ के प्रभाव में है और साबुन बहुत तीखा होता है, वो पित्त और वात के प्रभाव की चीजें हैं। तो दुश्मन मिल गए दो एक साथ, साबुन और आंखों का जल, तो तकलीफ करेगा। वैसे भी बच्चे बहुत रोते हैं साबुन आंख में लगे। तो आजकल टीवी में एक विज्ञापन आने लगा, बिना आंसू निकालने वाला साबुन दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये मूर्ख बनाने के तरीके हैं आपको। कोई भी साबुन आंसू ना निकाले, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि साबुन है ही पित्त और वात का और आंखें हैं कफ की। लगेगा तो आंखों से आंसू निकलेंगे ही। हां, एक ही समय में हो सकता है कि साबुन में कास्टिक सोडा सबसे कम हो, ग्लिसरीन और तेल सबसे ज्यादा हो। तो ग्लिसरीन और तेल अगर सबसे ज्यादा है तो उपटन में ही तेल मिला के नहला देना। साबुन क्यों खरीद के ला रहे हैं? 35 रुपए का आता है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप, 350 रुपए किलो। 35 रुपए का 100 ग्राम, 350 रुपए किलो। काजू से महंगा है, काजू 200 रुपए किलो, साबुन 350 रुपए किलो। बादाम से महंगा है, बादाम 300 रुपए किलो, साबुन 350 रुपए किलो। और नहा के जाएगा कहां? पानी में ही जाएगा ना। 350 रुपए किलो की चीज पानी में बाहर है। उससे अच्छा काजू खिला दें उनको, बादाम खिला दें। तो नहाने के लिए उपटन जो बहुत सस्ता पड़ता है, और क्वालिटी उसकी कैसे चेक करें कि कफ को नाश करता है, कफ को शमित रखता है, कफ को शांत रखता है। इसलिए उपटन का स्नान बच्चों को जरूरी।
आगे बढ़ें। बच्चों का स्नान होने के बाद उनके खान पान का मैंने बता दिया। ऐसी चीजें उनको नियमित खिलानी है जो कफ को कम करती है। मैंने 3-4 चीजों के नाम लिए। दूध है, दही है, मट्ठा है, हर मोटा अनाज माने बाजरी है, जवारी है, ये सब कफ को शांत रखने वाली चीजें हैं। गाय का घी है ना, मक्खन और घी, मक्खन ज्यादा अच्छा है बच्चों को बनिस्बत घी के, क्योंकि मक्खन कफ को शांत रखने में मदद करता है। तो मक्खन ज्यादा से ज्यादा उनके भोजन में रहे, और बाकी सब चीजें दाल चावल जो भी आप खाते हैं अच्छा। फिर उसके बाद शाम के समय है 3-4 बजे के आसपास क्या होता है, उनका पित्त थोड़ा बढ़ेगा। 12 से 4 के बीच में पित्त बढ़ता है। 12 बजे तक कफ के असर में है, 12 से 4 के बीच में पित्त बढ़ेगा। तो उस समय ऐसी चीजें खिलाएं जो घी की बनी हुई, घी की बनी हुई चीज। और रात को ये बच्चे थोड़ा वात के असर में आते हैं। कफ तो सबसे ज्यादा है, लेकिन रात को वात के, तो वात को कम करने वाली चीजें रात को उनको दें। और वो मैं पहले दिन भी काफी बता चुका हूं। तो ये हो गया बच्चों की दिनचर्या। 7 बजे सोने के लिए का माहौल बनाने के लिए तैयारी करें। 7 बजे तक माहौल बने सोने का, तो 8 बजे सोएंगे। और माहौल बनाने में सबसे बड़ी मदद करेगा टीवी का स्विच ऑफ। मेरी तो आपको विनती है कि घर के छोटे बच्चे हैं ना, तब तक केबल कनेक्शन ना लें। छोटे बच्चे जब थोड़े समझदार हो गए हैं तो चलो चलेगा, क्योंकि समझदार होने से मतलब उनको मालूम होना चाहिए कि कहां स्विच ऑफ करना है, तो उस समय थोड़ा चल जाएगा। लेकिन बच्चे जब तक छोटे हैं, साल भर के, 1.5 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के, तब तक तो केबल कनेक्शन ऑफ रखें, या केबल कनेक्शन है तो टीवी ऑफ रखें, चले नहीं उनके सामने। नहीं तो वो चालू हो जाएंगे, पोगो देखेंगे, पोगो। हां, कार्टून फिल्म देखेंगे। क्यों देखेंगे जान लीजिए। कफ के असर में जो बच्चा होता है, इसको समझाना चाहता हूं मैं, कफ के असर में जब बच्चा होता है तो उसकी कल्पनाशीलता सबसे ऊंची होगी। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, ये कफ है जो सम में रहे तो व्यक्ति को बहुत कल्पनाशील बनाएगा। इतना कल्पनाशील और वैज्ञानिक बनाएगा, सोच नहीं सकते। बिगड़ेगा तो सबसे बड़ा अपराधी भी बनाएगा उसको। तो बच्चों की कल्पनाशीलता बहुत होती है, क्योंकि वो कफ के असर में है। इसलिए हर ऐसी चीज जो उन्हें सोचने में मदद करती है, उनको अच्छी लगती है। आपने एक कहानी सुनाई, बच्चे कहानी सुनते हैं ना बड़े मजे से। क्यों सुनते हैं? वो उनकी कल्पनाशीलता में मदद करती है कहानी। आपने कहा एक राजा था, अब इतना कहते ही उनका चालू हो गया दिमाग। आप आगे का वाक्य बोलेंगे, उसके पहले वो कल्पना कर लेंगे राजा कैसा है, सिंहासन पर बैठा है कि जमीन पर बैठा है, बगल में रानी है कि नहीं है, सामने वजीर है कि नहीं है, मंत्री है कि। ये तो आपके बोलने से पहले उनके दिमाग में घूम गई पूरी फिल्म। एक राजा था, फिर कहेंगे आगे बताओ, तो आप कहेंगे एक रानी थी, अब रानी के बारे में सब बातें उनके दिमाग में आ गई। फिर आप कहेंगे क्या हुआ, तो दोनों मर गए, खत्म कहानी। अब आप कहेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग बच्चों को टालने के लिए कहते हैं, एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिस समय कल्पना उनकी चलना शुरू हुई, आपने कहानी खत्म कर दी। अब आप टालना चाहते हैं उनको, और वो कल्पना करना चाहते हैं उस समय। तो आप कहानी को जितना लंबा खींचें उतना अच्छा। मेरा कहना यह है आपको, कहानी को लंबा खींचते जाएं, भले एकता कपूर के सीरियल की तरह से खींचें उसको। इतनी इलास्टिसिटी है एकता कपूर के सीरियल में कि सालों साल हो गए, खत्म ही नहीं होते। सास भी मर गई, बहू भी मर गई, एक जनरेशन चली गई, दूसरी आ गई, सीरियल खत्म। ये बच्चों को चाहिए, आप उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाने में मदद करें। माने कहानी जो वो सुन रहे हैं उसको छोटी ना करें, सुनते सुनते सो जाएं तो बहुत अच्छा। और मेरी आपको विनती है कि चुन चुनकर कहानियां सुनाएं उनको। अब आज के जमाने में कैसे बच्चे आपको चाहिए, जैसे चाहिए वैसी कहानी सुनाइए। भगवान महावीर जैसे बच्चे चाहिए तो सुनाइए उनकी कहानी, रोज सुनाइए, सुनेंगे, बड़े प्रेम से सुनेंगे, लेकिन कल्पनाशीलता के साथ। आप अगर उनको चाहते हैं कि राणा प्रताप जैसे हों तो सुनाइए उनकी कहानी, लक्ष्मीबाई जैसे हों तो सुनाइए उनकी कहानी। क्योंकि बच्चों की कल्पनाशीलता आपसे ज्यादा बड़ी है, ये जान लीजिए। ये अलग बात है कि उनके पास शब्दों का भंडार कम है, शब्दकोश कम है, लेकिन सोचने में वो आपसे आगे हैं। तो शब्द आप दे दीजिए, कल्पनाशीलता उनके पास है, बैठकर वो अपना चित्र बना ही लेंगे। और जिन बच्चों को जितनी लंबी कहानियां आप सुनाएंगे वो उतने ही क्रिएटिव होने वाले, उतने ही क्रिएटिव होंगे।
अच्छा वैज्ञानिक बनाना है बच्चों को तो कल्पनाशीलता ऊंची चाहिए। तो अच्छे वैज्ञानिक बनाना है अगर किसी भी बच्चे को तो कल्पनाशीलता ऊंची, तो कहानी उतनी लंबी। अच्छा मैथमेटिशियन बनाना है, कल्पना शक्ति अच्छी चाहिए तो कहानी लंबी। माने लंबी कहानियां सुनाने की आप अपनी आदत डालें तो बच्चों में आएगी। वो कहानी सुनने में इतने मगन होते हैं, फिर उनको टीवी की जरूरत नहीं है, ना पोगो की जरूरत है, ना कार्टून नेटवर्क की कुछ जरूरत नहीं है। आप अगर सुना रहे हैं उनको कहानी जिसमें उनकी कल्पनाशीलता रम रही है तो वो बहुत जरूरी है। और फिर मेरी एक छोटी सी आखिरी बात, क्योंकि दूसरी बात के लिए समय कम पड़ रहा है, कि जब बच्चे आपसे कोई सवाल करें तो जान लीजिए वो अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाना चाहते हैं, तब सवाल कर रहे हैं। तो उनके सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि ये टमाटर का रंग लाल क्यों है, मान लीजिए सवाल पूछा टमाटर का रंग लाल क्यों। अब आपको मालूम नहीं है कि टमाटर का रंग सच में लाल क्यों है, तो आप उनको कुछ उल्टा सीधा मत कहें, भगवान ने कर दिया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। आप उनको ईमानदारी से कहें, देख भाई बेटा या बेटी, मुझे अभी मालूम नहीं है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, मैं कल पता करके बता दूंगा या परसों पता करके बता दूंगा। बच्चे जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनकी कल्पनाशीलता की पूर्ति के लिए पूछ रहे हैं, आप उनको कभी भी गलत जवाब तो दीजिए ही मत। वो कह रहे हैं जी ये चंद्रमा क्यों चमक रहा है सफेद सफेद, और तारे क्यों चमक रहे हैं, और सूरज लाल क्यों दिख रहा है या पीला क्यों दिख रहा है, या ये पत्ते हरे क्यों हैं, ये पीले हो जाते हैं तो ये हरे से पीले कैसे हो गए। ऐसे सवाल वो पूछेंगे, उनके उत्तर पूरी ईमानदारी से दीजिए। तो इसका माने आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप उत्तर दे नहीं सकते। और जो आपने कोशिश की उल्टा सीधा, तो थोड़े दिन में जब उनको सच्चाई पता चलेगी तो आपका आदर वो बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके गुरुजी ने बता दिया कि ये पत्ता हरा इसलिए था और टमाटर लाल इसलिए हो गया और चंद्रमा इसलिए चमकता है, सूरज इसलिए पीला दिखाई देता है। जैसे ही उनको पता चलेगा तो आपकी इज्जत तो 2 कौड़ी की हो गई उनके सामने। वो आपको कहेंगे जी आपने गलत बताया, मेरी टीचर ऐसा बोलती है। तो आपसे हटकर वो टीचर की तरफ चला गया, और टीचर की तरफ गया तो समझ लो बच्चा आपके हाथ से ही गया। जैसे जैसे उसका आकर्षण टीचर के प्रति बढ़ता जाएगा वो आपके कंट्रोल के बिल्कुल, फिर टीचर जो कहेगी उसको पत्थर की लकीर मानेगा, आप जो कहोगे उस पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा बच्चों को बड़ा करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। तो आप बच्चों के साथ व्यवहार वैसा ही करें जैसा प्रकृति ने उनको स्वभाव दिया है। कफ का स्वभाव माने कल्पनाशीलता वाला स्वभाव, कफ का स्वभाव माने इमेजिनेशन, लिमिटलेस इमेजिनेशन। वो सीमा के पार जाके बात करते हैं। आप देखते हैं ना दुनिया के सारे बच्चे परेशान है हैरी पॉटर पढ़ने के लिए, है ना, और आप और मैं सवाल करते हैं जी हैरी पॉटर में रखा क्या है। कुछ नहीं है, उसमें तिलिस्म है, जादुई तिलिस्म है, वो सच्चा नहीं है, लेकिन उनकी कल्पनाशीलता में उनको बहुत आनंद दे रहा है, इसलिए करोड़ों किताबें बिक रही हैं हैरी पॉटर। आप पसंद करें या ना करें, क्योंकि बच्चे कफ के असर में है, कल्पनाशीलता उस समय सबसे ज्यादा है। तो जादुई बातें, तिलिस्मी बातें, जादूगर की बातें, ये सब उनको अच्छी इसलिए लगती है कि कल्पनाशीलता बढ़ाने में ये सब मदद करती है। ये जासूसी उपन्यास जितने हैं ना बच्चे बहुत प्रेम से पढ़ते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में। बस अंतर है अमेरिका में अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में हिंदी में जरूर पढ़ेंगे। चंदा मामा एक पत्रिका आती है बच्चों की, चंदा मामा या नंदन, चुन चुन के ऐसी कहानियां हैं उसमें जो उनकी कल्पनाशीलता बढ़ाती हैं। तो वो लड़ेंगे आपसे, चंदा मामा चाहिए, नहीं तो ये किताब चाहिए, अमर चित्रकथा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप उनकी कल्पनाशीलता कितनी बढ़ा सकते हैं। 14 साल तक विशेष ध्यान रखें बच्चों का, जब तक वो कफ के असर में।